Greetings of the day to you all. Welcome back to the official YouTube channel of Race IAS. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गियान बेरी सिंड्रोम, जो कि हाल ही में बहुत ही प्रचलित रहा है और बहुत ही ज्यादा न्यूज में हम देख पा रहे हैं इस सिंड्रोम के बारे में, जो कि पुणे में रिपोर्ट किया गया है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, बेसिकली हम लोग उसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, सिंड्रोम के बारे में, सिंड्रोम के अलग अलग टेक्निकलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम आजकल फैल रहा है। नेक्स्ट हम उसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या अगर कोई सिंड्रोम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उसको क्या क्या चीजें उसके सामने आने लगेंगी कि हम डिटेक्ट कर पाए कि उसको जीबी सिंड्रोम हो चुका है। देन उसके रोकथाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, और आगे हम लोग लास्ट में प्रिवेंशन की बात करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड की बात करें, जो ये जीबी सिंड्रोम है ये बहुत नया सिंड्रोम नहीं है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जहां पे 2 सोल्जर थे, वो अचानक से उनको लकवा मार गया था। तो उस वक्त उनको पैरालिसिस हो गई थी। तो विषय ये था कि उनको अचानक से ऐसा क्या सिम्टम्स हो गए कि उनको पैरालिसिस हो गई। तो उस टाइम पे 2 न्यूरोलॉजिस्ट थे, 2 फ्रेंच मिलिट्री न्यूरोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज गुलियन एंड जीन अलेक्जेंडर बैर। इन दोनों ने इस पे डिस्कवरी की, इसके सारी टेक्निकलिटीज देखी, इन पे रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस जीबी सिंड्रोम को आगे फर्दर पुट ऑन करने के लिए एक इंडिविजुअल में हेल्प करते हैं। अब हम जब जीबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा शब्द आता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब मतलब ये क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से, और इम्यून का मतलब हो जाता है हमारी इम्यूनिटी से रिलेट करने के लिए, हमारी कितनी क्षमता है किसी भी डिजीज से टैकल करने की। तो ऑटो मतलब हमारा जो हमारी खुद की बॉडी कितनी इम्यूनिटी रखती है किसी भी चीज को, किसी भी डिजीज को काउंटरएक्ट करने के लिए, वो हमारा ऑटो इम्यून होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इसमें कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये सेल्स हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिवली एक्ट करेंगे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मान लीजिए एक ये सेल है, ये वाला सेल हमारे खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, फिर ये वाला सेल इसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ऑटो इम्यून हो गया ये, मतलब कि हमारे खुद के सेल्स हमें ही डिस्टर्ब करने लगे और हमें ही पूरा नाश करने लगे। तो इसका मतलब होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, और ये एक पोस्ट इन्फेक्टिव सिंड्रोम है। मतलब कि हाल ही में जब कभी भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उस टाइम पे वो जब या तो खत्म हो गया होगा या उसका आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे होंगे डिजीज के, तो वो हमारा एक पोस्ट इन्फेक्टिव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, हमारा जीबी सिंड्रोम। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। आप समझ लीजिए कि लाख भर लोगों में से शायद ही 1 या 2 लोगों में ये डिजीज होती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ससेप्टेबल ग्रुप कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इसके लिए ससेप्टेबल हैं। तो एज ब्रैकेट की बात करें तो 20 से 50 इयर्स के जो लोग होते हैं उनमें ये जनरली देखा जा रहा है सिंड्रोम। जनरली अगर हम बात करें एडल्ट्स में तो होता ही होता है, मेल्स आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज, टू दिस सिंड्रोम, मेल्स में ज्यादा ये होता है इन द एज ब्रैकेट ऑफ 20 टू 50 इयर्स, इसमें ज्यादा होता है। जब हमारा ये सिंड्रोम होता है ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, पर ये कैसे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली तो अफेक्ट करेगा नहीं, इट विल अफेक्ट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वो वहां से उसका जो सिम्टम्स आने शुरू होंगे वो पूरी बॉडी में विजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमारा अफेक्ट करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है, उसका जो हमारा पेरिफेरल पार्ट होता है, जैसे कि हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें 2 पार्ट है, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो 2 पार्ट हैं ये कंप्राइज करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो ये ब्रेन है या फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से आप देख रहे होंगे ये सारी नर्व्स ऊज आउट कर रही हैं, और पूरी बॉडी में ये सर्कुलेशन इनको थ्रू हमारे नर्व इम्पल्सेस का हो जाएगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, हम कभी भी अचानक से कोई गर्म सी चीज पकड़ लें तो हम अपना हाथ एकदम से रिट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन को पता चला कि एक स्टिमुलाई मिला है हमें जो कि वो गर्म है और हम गर्म चीज नहीं पकड़ पाएंगे, तो फौरन हम हाथ पीछे करते हैं। ये कैसे होता है? ये नर्व जो होती है उसके कंडक्शन से होता है। तो बेस ये होता है कि जो भी हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है वहां से जो भी नर्व्स निकली हुई हैं वो अफेक्ट होंगी, और इसी सिस्टम को जो हमारी नर्व का सिस्टम है पेरिफेरल, इसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। So this is what is basically affected in this GB syndrome.
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम नर्व्स की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब हमारा जो न्यूरल सेल है उसमें एक कंपोनेंट होता है जो कि कहते हैं हम लोग उसको माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज है, ये एक डिपोजिशन होता है, एक फैट का और प्रोटीन का डिपोजिशन होता है जो भी सेल्स होते हैं उसके अराउंड, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये माइलिन शीथ इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हमारा फर्दर जो स्टिमुलाई होता है वो कैरी आउट नहीं कर पाता है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो बेसिकली माइलिन शीथ जो हमारा होता है वो फैट और प्रोटीन लेयर पे होता है, जो कि हमारी एनकेस करता है, मतलब उसको सराउंड करता है हमारे नर्व सेल को। जब ये इनमें कोई इन्फ्लेमेशन या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो स्टिमुलाई होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होने में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टिमुलाई होता है वो फॉरवर्ड कैरी नहीं हो पाता है, और ये एक बेसिस बनता है जिससे कि हमें जीबी सिंड्रोम होता है। फिलहाल के में अगर हम बात करें तो ये पुणे में रिपोर्टेड है, और इसमें मोर देन 127 केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं अभी तक, और जिसमें कि हमारे 2 सस्पेक्टेड डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड अप टू डेट। तो हम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी हम लोग को चीजें फॉरवर्ड अपने आप दिमाग में लेके चलनी चाहिए, ताकि हम लोग इससे कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए। अब इसके कॉजेस की हम लोग बात करें, अभी मैंने बात की थी कि ये पोस्ट इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब हमें कोई ना कोई बैक्टीरियल या फिर एक वायरल इन्फेक्शन हमें ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होगा। तो WHO कहता है इट इज प्रीसीडेड बाय एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। एग्जैक्ट कॉज की बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा क्या है, इट इज अननोन टिल डेट, रिसर्चेस आर बीइंग डन, पर फिलहाल के लिए एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, कौन सा है, वो अभी हमें एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है। पर अगर हम रेयर केसेस की बात करें तो कभी कभी या तो कोई वैक्सीनेशन कोई इंडिविजुअल कराता है, या पोस्ट सर्जरी में भी हमारे जो चांसेस होते हैं इस सिंड्रोम को कॉन्ट्रैक्ट करने के वो एनहांस हो जाते हैं, उनकी लाइक्लीहुड बढ़ जाती है। एक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन में ये अभी जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन फिलहाल के लिए, क्योंकि रिसर्च इज ऑन गोइंग, क्या है, क्यों हो रहा है, इतना क्यों आउटब्रेक हो रहा है पुणे में, उसके लिए एक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन कैरी की गई थी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स में। वहां पे ये रिवील हुआ है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये एक बैक्टीरिया है, ये याद रखिएगा, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारा कहाँ मिलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड में और कॉन्टामिनेटेड वाटर में हमें पाया जाता है। तो ये हम एक अभी फिलहाल के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग हम मान पा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस के लिए जो हमारा जीबीएस का केसेस निकले हैं उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के जो इनटेक हो रहा है उसकी वजह से जो ये जीबीएस सिंड्रोम है ये हमारा इंडिविजुअल्स में पाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, साथ में उल्टी हो जाती है, दस्त शुरू हो जाता है, दैट इज डायरिया, या फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, नॉशियाटिक, पर्सन को ऐसा लगता है इसको वॉमिटिंग होने वाली, ही फील्स नॉशियाटिक, ही और शी फील्स नॉशियाटिक। तो यही एक कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारा पेरिफेरल नंबरिंग कर देता है, और लास्ट में ये तक कॉज कर देता है कि इंसान को पैरालिसिस हो सकता है। सो दिस इज कॉजिंग पैरालिसिस आल्सो इन सर्टेन केसेस। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, ऑल्दो दे आर रिकवरिंग, देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर रिकवरिंग, पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे हमने 2 केसेस देखे जहां पे अल्टीमेटली डेथ भी हुई है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो आउटब्रेक है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एक्सपोज करता है जो हमारा अर्बन सिस्टम है वहां हम लोग कितने फ्रेजाइल हैं। ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स कैरी आउट करते रहते हैं अपने अर्बन सिस्टम में, कि हम बहुत ज्यादा अपने हाथ का धोना सब कुछ, मतलब वी आर टेकिंग एवरी पॉसिबल डिसीजंस वेयर बी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस वी आर क्रिएटिंग कि हम सेफ्टी नेट सेफ्टी क्रिएचर्स अपने कर पाए, बट दिस आल्सो लीडिंग हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा ब्रीच हो रहा है कि जिससे पैथोजन हम लोग को कंटामिनेट करने में सक्सेसफुल हो रहा है। सो दिस इज कॉजिंग certain syndromes and this is included in that is the GB syndrome. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एक एडिटोरियल निकला था द हिंदू में, इट वाज अ वेरी गुड एडिटोरियल जिसका शीर्षक था अ क्वेश्चन ऑफ हाइजीन ऑन द जीबीएस आउटब्रेक इन पुणे, दिस रिवील्स द फ्रेजिलिटी ऑफ इट्स अर्बन सिस्टम। क्या हम लोग अर्बन सिस्टम में इतने ज्यादा सक्षम हो पाए हैं कि हम लोग जो भी डिजीजेस हैं उनको काउंटरैक्ट कर पाए? तो इसका आंसर हमें जीबी सिंड्रोम दे रहा है।
नहीं, अभी हम लोग उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं बिकॉज पैथोजेंस आर स्टिल क्रिएटिंग अ हैवॉक। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिविजुअल का जब वीकनेस हो जाएगी, उसको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, हर चीज में काम करेगा उसको थकान महसूस होने लगेगी, तो वहां पे वीकनेस में बी द फर्स्ट सिम्टम। सेकंड क्या होता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाथ में या पैर में नीडल्स जैसा चुभ रहा है, सो दैट इज नोन एज द टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड द फुट, तो ये हमारा टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है। नेक्स्ट, नमनेस भी हो सकती है, इंडिविजुअल को ऐसा लगेगा कि हाथ और पैर शून्य हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नमनेस। अब इम्यूनिटी की जहां तक बात होगी तो इम्यूनिटी ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वीक हो गई है इम्यूनिटी, तभी हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें लूज मोशन या फिर डायरिया भी हो सकता है। देन इट इज कॉज्ड बाय सिंस इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और ये हमारे स्टमक में भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कॉज कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग के जो इंडिविजुअल्स है, हम देखा जा रहा है कि उनमें चेस्ट मसल्स का वीकनेस हो रहा है, उनमें चेस्ट मसल्स का वीकनेस हो रहा है और उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो मींस लंग्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम। साथ ही साथ सॉलोइंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है लोगों के, तो सोचिए कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ये एक सिंगल पैथोजन पूरी हमारी कम्युनिटी को। साथ में टिंगलिंग सेंसेशन और बैलेंसिंग की, मतलब क्योंकि हमारे ये नर्वस सिस्टम, हमारे तांत्रिका तंत्र को हम लोग को प्रभावित हो रहा है ये, तो हमारा इम्बैलेंस भी हो जा रहा है और क्लमजीनेस हो जा रही है कि हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, persons are not able to guide themselves। और लास्टली पैरालिसिस इज ऑल्सो अ सिम्टम, पैरालिसिस भी हो रहा है इंडिविजुअल्स में और बहुत ही रेयर केसेस में डेथ भी रिपोर्ट की जा रही हैं, जैसे कि अभी रिपोर्ट हुई है। ट्रीटमेंट की बात करें, नो परफेक्ट क्योर हैज बीन क्रिएटेड अप टू डेट, हाउएवर दो हमारे हैं प्लाज्माफेरेसिस और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, जिसको हम IVIG बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे कि प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है। प्लाज्मा पहले समझे, प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में होता है, प्लाज्मा हमारा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो हमारा ब्लड है उसका जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि हमारा ब्लड सेल्स को कैरी करता है और भी अदर चीजें होती हैं जो उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हमारा प्लाज्मा इन्फेक्ट हो जा रहा है, तो हम जो हमारा ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो दिखा रहे हैं इसमें, जो ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, इसमें से इसका जो पंप किया जाएगा जो इन्फेक्टेड प्लाज्मा है और उसको बाहर बॉडी के निकाल दिया जाएगा। अब उसको रिप्लेस किया जाएगा, जो हमारा हेल्दी प्लाज्मा है उसको इंडिविजुअल में पंप किया जाएगा। सो दिस इज प्लाज्माफेरेसिस, जहां पे एक्सचेंज हो जाएगा इन्फेक्टेड वर्सेस द वेरी नाइस और गुड प्लाज्मा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो ब्लड होता है, जो डोनेटेड ब्लड होगा, उसमें हेल्दी एंटीबॉडीज होंगी और वो इंसान को, जो भी इफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, उसको इंट्रावेनसली डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में उसके इंजेक्ट की जाएंगी ताकि वो एंटीबॉडीज जाके वहां पे इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर सकें। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। अब हम इतना आगे आ चुके हैं, आउटब्रेक टाइप हो भी चुका है, अब हम लोग इस टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ एडवाइजरीज इश्यू करी हैं, द डूज एंड डोंट्स फॉर दिस, फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस सिंड्रोम। तो डूज की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो हमें सबसे पहले ऐसे ही नहीं कि कहीं भी पानी जाके पी लिया, या तो हम बॉटल वाटर यूज करें और नहीं तो हम लोग वाटर को बॉइल करें एंड देन उसको ड्रिंक करें। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि क्लीन और फ्रेश फूड ही हमें खाना है, ये नहीं कि कहीं गंदगी से बनाया खाना और खा लिया, नो, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ इन्फेक्शन, जो इनिशियल स्टेज में बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। जो भी हम फ्रूट या वेजिटेबल्स ला रहे हैं उनको हम प्रॉपरली वॉश करें और तभी उनको खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे, उनको धो के खाएंगे अच्छे से। जब हम मीट की बात करते हैं या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनको अच्छे से पहले हमें कुक करना होगा, इट शुड नॉट बी रॉ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली एंड देन ओनली ईटन। फिर हम लोग को अपनी सराउंडिंग्स का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये नहीं कि सिर्फ हम अपने खाने की चीजों पे फोकस कर रहे हैं, नहीं, हमें इंडिविजुअल कहीं छू रहा है, कहीं हाथ से कुछ हो रहा है, देन उसने अपने माउथ में यूज कर लिया फिंगर, तो ऑब्वियसली अगर क्लीन नहीं होगा एनवायरमेंट, देन इट ऑल्सो कैन कॉज डिजीज। जो हमारा रॉ और कुक्ड फूड है उनको अलग अलग रखें, साथ में ना रखें। और जो हमारा किचन है, किचन हमारा बेस होता है घर का, जो उसकी सर्फेसेस है, जो उसको यूटेंसिल्स है, उसको हम बहुत अच्छे से साफ करके रखें। और हम लोग को जनरल हाइजीन फॉलो करना है, जैसे कि हम कोविड के टाइम से यूज कर रहे हैं, हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, हर चीज का हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब हमें ये सारी चीजें तो करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज हमारी डोंट्स में आएंगी। तो इसमें सबसे पहले
हमें रॉ या फिर अनकुक्ड फूड को नहीं खाना है, क्योंकि ये चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। जैसे कि सैलेड्स हो गया, एग हो गया या फिर सी फूड, इन सबको हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये रॉ होते हैं और इनमें इन्फेक्शन के चांसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही अच्छी एक लाइन कही है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। जैसे हम जानते हैं ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जितना हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसी नोट के साथ मैं आशा करती हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।